राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो ठगों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सोहन और मोहन दो दोस्त थे जो आसपास के गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में जितनी अच्छी दोस्ती थी उतनी ही ज़्यादा उनके मन में कुटिलता भरी हुई थी। वे एक दूसरे को हर प्रतिस्पर्धा में अपनी चालाकी से मात देते रहते थे। दोनों दोस्त साथ साथ पढ़ते हुए स्कूल और फिर कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद अपने अपने काम धंधे में लग गए। बहुत सालों के बाद सोहन और मोहन के रास्ते में एक दिन मुलाकात हो गई। तो मोहन ने सोहन से कहा कि आज मेरे घर पर दावत है, उसमें आना। तो मोहन ने शहर से स्वीकार कर लिया और आने का वादा करके अपने रास्ते चला गया। नियत दिन मोहन सोहन के घर आ गया। सोहन ने अपना रुआब दिखाने के लिए मोहन को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। सोने चांदी के बर्तनों को देखकर मोहन की आंखें चमक गई। वह सोचने लगा, इन बर्तनों को गायब कैसे किया जाए। सोहन ने दोस्त के मन की बात को भांप लिया और सोचने लगा, इन बर्तनों को सुरक्षा कैसे की जाए। यह सोचते हुए दोनों दोस्त सो गए। आधी रात को जब मोहन की आंख खुली तो उसने अपने दोस्त के कमरे में झांका। देखा वह गहरी नींद सो रहा था और जहां पर वह सोया था उसी के ऊपर रस्सी से बने जाले लटक रहे थे और उस पर सारे बर्तन रखे थे। सोहन के बिस्तर पर चढ़ा मोहन और बर्तनों में हाथ डाला और सब में पानी भरा हुआ था। वह सब समझ गया। यह उपाय बर्तनों को उससे बचाने के लिए किया गया था। मोहन ने सोचा, अगर मैं बर्तनों को ऐसे ही उतारता हूँ तो पानी सोहन पर गिरेगा और उसकी नींद खुल जाएगी। उसने चूल्हे से राख निकाली और बर्तनों में डाल दिया। जो पानी था वह राख ने सोख लिया। तो उसने बर्तनों को निकाला और एक बोरे में बंद करके पास की बहती नदी में कमर तक पानी में जाकर पत्थरों से दबाकर रख दिया। भोर में जब सोहन की आंख खुली तो उसने ऊपर देखा, सारे बर्तन गायब थे। वह समझ गया कि मोहन ने यह काम किया है, लेकिन मोहन उसका मेहमान था, उससे वह पूछ नहीं सकता था और वह सोहन सोच में पड़ गया। यह कहाँ छुपा सकता है, क्योंकि वह भी कम कुटिल प्रवृत्ति का नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक बात आई। उसने मोहन को छूकर देखा। कमर तक उसका शरीर ठंडा और भीगा सा लग रहा था। वह समझ गया। कमर तक पानी में जाकर उसने टटोला तो बर्तनों की बोरी उसे मिल गई, जिसे उठाकर वह ले आया। सुबह मोहन जब सोकर उठा तो वह जाने की जल्दी मचाने लगा, लेकिन सोहन ने उसे जो जबरदस्ती रोक लिया। और जब नाश्ता उन्हीं बर्तनों में परोसा गया तो मोहन हैरत से बर्तनों को देखने लगा। उसे इस तरह बर्तनों को निहारते देखकर सोहन ने कहा, दोस्त, जितने तुम चालाक हो उतना ही मैं भी हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं ठग सकते। ऐसा करते हैं, हम दोनों किसी बड़े शहर में चलें और दोनों मिलकर अपनी ठग बुद्धि का इस्तेमाल करें और लोगों को ठग कर ढेर सारा रुपया पैसा इकट्ठा करके गांव लौटाएं। फिर पूरी जिंदगी मज़े से गुजारेंगे। मोहन को सोहन की यह सलाह बहुत अच्छी लगी। दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकल पड़े शहर की तरफ। दोनों दोस्त अपनी गठरी संभाले निकले जा रहे थे और चलते चलते काफ़ी दूर भी पहुंच गए। शाम होने को आई। अब वहां से जंगल का रास्ता शुरू होने वाला था। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिससे रोशनी निकल रही थी। दोनों ने झोपड़ी के अंदर झांका। एक बुढ़िया बैठी थी और पास में ही दो बकरियां बंधी हुई थी। बस दोनों के मन में कुटिलता आ गई। आज रात यहीं ठहरकर दावत उड़ाई जाए। दोनों ने आपस में मंत्रणा की और जाकर बूढ़ी स्त्री के पांव पकड़ते हुए कहा, पांव लागे माई। आशीष देते हुए बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? तो मोहन ने कहा कि हम दोनों सगे भाई हैं और काम की तलाश में जा रहे हैं। आज रात ठहरने की जगह मिलेगी माई। बूढ़ी औरत जो तैयार हो गई। अब दोनों ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। अब दोनों बूढ़ी औरत को बातों में उलझाकर बकरी को गायब करने की फिराक में थे, लेकिन बातों बातों में बूढ़ी औरत ने बताया, यही दो बकरियां उसके जीवन का सहारा हैं। दोनों में से एक का दूध सुबह निकालती है और एक का शाम को।
कभी उसी दूध को पीकर रह जाती है या कभी कभी बदले में किसी से कोई सामान या अनाज ले आती है। इसी तरह उसका जीवन कट रहा है। बूढ़ी ने उनके सामने एक बकरी का दूध निकाला, जिसे 2 मट्टी के गिलासों में डालकर दोनों को दे दिया और स्वयं भी पानी पीकर लेट गई। बूढ़ी औरत के इस व्यवहार से प्रभावित होकर दोनों ने अपना बुढ़िया को ठगने का इरादा छोड़ दिया और दूध पीकर दोनों सो गए। वह बेचारी बूढ़ी औरत एक कोने में ही सो गई। सुबह जब वे उठे तो तरोताजा महसूस कर रहे थे। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें करने लगे कि जंगल का लंबा रास्ता कैसे पार किया जाए। तभी उन्हें एक आदमी घोड़े पर नजर आता दिखाई दिया। मोहन ने आगे बढ़कर उससे रुकने का इशारा किया और अभिवादन करते हुए कहा, दूर से आ रहे हो भाई जी? तो वह कहने लगा, हाँ, आपने कैसे जाना? घुड़सवार रुककर बोला। तो वह बोला, घोड़ा प्यास लगी है भाई जी। तो मोहन ने हाथ जोड़े हुए अवस्था में कहा, आपकी बड़ी जानकारी है, घुड़सवार बोला। तो वह मोहन कहने लगा, हाँ, राजा के अस्तबल में 1 साल काम किया है। रमेश जो खीसे निपोड़ते हुए बोला, कहा तो आपने सही है, यहाँ आसपास कोई तालाब है, घोड़े को पानी पिला दूं? घुड़सवार घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे बोला। तो उसने कहा कि मेरी झोपड़ी के पीछे ही छोटी सी नदी है, नदी का जल बड़ा मीठा है। मोहन के इस अंदाज में बोला जैसे उस पूरे इलाके से वह परिचित हो। पर आप बैठो भाई जी, हम बात करेंगे। फिर जो सोहन की तरफ मुड़कर बोला, ए सोहन, जा भाई जी के घोड़े को पानी पिला ला। वह इतने प्यार से बोला कि घुड़सवार उतरकर उसके पास बैठ गया। सोहन घोड़े को लेकर चला गया। थोड़ी देर बात करने के बाद मोहन बोला, भाई जी, माई की तबीयत खराब है, दवाई का समय हो गया, बस जरा सी देर में मैं आया और आपके लिए भी गुड़ पानी लेता हूँ, नहीं तो माई को पता चलेगा कि अतिथि को ऐसे ही विदा कर दिया तो बड़ा गुस्सा करेगी। और मोहन भी झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी के पिछले टूटे हिस्से से निकलकर वह सोहन के साथ घोड़ा लेकर जो तैयार खड़ा था, घोड़ा काफ़ी तगड़ा था, दोनों घोड़े पर बैठकर निकल गए। काफ़ी देर हो गई और जो सोहन और मोहन जब बाहर नहीं आए तब घुड़सवार ने झोपड़ी में झांक कर देखा, एक बूढ़ी स्त्री सो रही थी। उसने अंदर जाकर कहा, माई, आपके बेटे कहाँ हैं? बूढ़ी माई ने हैरत से कहा, मेरे कौन से बेटे, मैं तो अकेली रहती हूँ। तब घुड़सवार बोला कि माई, अभी 2 आदमी बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा कि वे इस झोपड़ी में अपनी माई के साथ रहते हैं। अरे वे दोनों तो मुसाफिर थे, बुढ़िया ने कहा, रात मेरे यहाँ ठहरे थे, चले गए होंगे। अब तो घुड़सवार का माथा ठनका। तेजी से वह उस तरफ भागा जिस तरफ उसने इशारा किया था, लेकिन वे दोनों तो कब के निकल चुके थे। घुड़सवार को अपने ठगे जाने का एहसास हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उधर घोड़े को तेज दौड़ाते हुए दोनों शाम से पहले ही शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद दोनों सबसे पहले घोड़े को ठिकाने लगाने का विचार किया, क्योंकि एक तो जानवर को रखने की सुविधा नहीं थी और दूसरे अगर घोड़े का मालिक पीछा करते करते हुए आ भी गया तो पकड़े जाने का डर था। अब दोनों शहर के चौक चौराहे पर जाकर खड़े होकर घोड़े की बिक्री के लिए आवाज़ लगाने लगे। नीलामी के चबूतरे पर खड़े हुए पर कोई खरीदार उन्हें नहीं मिला। तभी उन लोगों ने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे, नगर के सेठ इस रास्ते से गुजरने वाले जो कि बहुत ही दयालु हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने की सोच ली। मोहन पिता बन गया और सोहन, जो कि मोहन के मुकाबले दुबला पतला था, छोटी सी कदकाठी का था, वह पुत्र बन गया। जैसे ही नगर सेठ की सवारी गुजरने लगी, सोहन घोड़े की गर्दन से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगा, बाबूजी, मैं इसे नहीं बेचने दूंगा, यह मेरा भाई है, बचपन से इसी के साथ खेल कर मैं बड़ा हुआ हूँ। तब उसका पिता बना मोहन आंसू बहाते हुए उसके सर पर हाथ फिराकर कहने लगा, अभागे, आज तुझे यह परीक्षा देनी ही होगी, भाई को बचा या माँ को बचाने के लिए भाई को बेचना ही होगा। यह आवाज़ सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। नगर के सेठ जब उधर से गुजरे तो उन्होंने भी माजरा जानने के लिए सवारी रुकवाई। उन दोनों की बात सुनकर भावुक होते हुए बोले, घोड़े की कीमत बताओ, मैं इसे खरीद लेता हूँ। मोहन ने 100 सरफियाँ बताईं। नगर सेठ बोले, ये तो बहुत ज़्यादा है,
तो वह बोला, मेरी पत्नी के इलाज के हिसाब से तो यह बहुत कम है, वरना मैं अपने बेटे समान घोड़े को क्यों बेचता। मोहन ने रोते हुए कहा। नगर सेठ को दया आ गई, लेकिन फिर भी इतना अधिक पैसा लगाने के से वह हिचकिचा रहे थे। तब मोहन उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, हजूर, मैं आपको अपना घोड़ा नहीं बेटा सौंप रहा हूँ। ऐसा करें, आप इसे ले जाएं और हमें 100 असरफिया दे दें। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं आकर खुद घोड़े को वापस ले लूँगा और आपकी असरफियाँ आपको लौटा दूँगा। नगर सेठ को यह बात जच गई। उन्होंने घोड़े को खरीद लिया। मोहन हाथ जोड़ता हुआ बोला, आपने मेरी पत्नी को जीवन दान देकर बहुत पुण्य का काम किया है। नगर सेठ जब घोड़े को लेकर आगे बढ़े तो उन्हें अपने ठगे जाने का एहसास तक नहीं हुआ था और वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि असरफियाँ ज़्यादा गईं, लेकिन इस घोड़े को खरीदकर उन्होंने पुण्य का काम किया है। अब वे दोनों को जगह रहने के लिए जगह की तलाश थी जहां वे ठगे गए दौलत को सुरक्षित रख सकें। जितनी भी धर्मशाला सराय थे सबको उन्होंने देख लिया, पर कहीं ऐसी जगह नज़र नहीं आई। तब वे शहर के अंतिम छोर पर एक छोटा सा होटल नजर आया, जिसके ऊपरी तल्ले पर एक ही कमरा था। बस दोनों की आंख चमक गई। बस फिर क्या था। मोहन ने साधु का भेष बनाया और सोहन उसका चेला बन गया। दोनों वहाँ पहुँच गए और होटल के मालिक से मोहन बोला, बेटा, बड़ा महाकाल इधर से गुजरने वाले हैं। सराय का मालिक घबराकर उठकर खड़ा हो गया और मोहन के चरण छूते हुए पूछा, कैसा काल बाबा। मोहन बोला, बेटा, मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि पश्चिम की तरफ से जो है एक तांत्रिक पश्चिम जो दिशा है उस ओर से बहुत बड़ा काला सा साया तुम्हारे होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो होटल का जो मालिक था वह मोहन के पैर पकड़कर बोला, बाबा जी, कोई उपाय बताइए। हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, जब तब करके काल की दिशा मोड़ने की कोशिश करता हूँ बच्चा। बाबा, अब जिस कमरे में चाहो बिना किराए दिए आप रहो, यह होटल आपका ही है। मोहन ने कहा, बेटा, मुझे तो ऊपर वाला कमरा चाहिए। ऊपर देखते हुए कहा। तो होटल के मालिक ने कहा कि लेकिन बाबा, वह कमरा मैं अपने उपयोग के लिए रखता हूँ। तो मोहन बने बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक काला साया का प्रवेश ऊपर की ओर होगा, ऊपर से ही होगा, इसलिए कह रहा था, वरना मैं तो मोह माया सब का त्याग कर चुका हूँ। संसार से जीवित हूँ, संसार में तो तुम जैसों के कल्याण करने के लिए हूँ। होटल का मालिक पूरी तरह से डर गया था। उसने कहा, लेकिन बाबा, मैं अपना सामान तो हटवा लूँ। तो मोहन बोला, मैं तो दुनियादारी से ऊपर हूँ बेटा, तेरी जो चीज़ है वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और इस तरह दोनों ने होटल के ऊपरी हिस्से में अपना डेरा जमा लिया। तिजोरी ऊपर के कमरे में छोड़ देने से होटल के मालिक को थोड़ा सा खटकने लगा था। आखिर सारी दौलत तो उसी में थी। वह 2 बार अपनी तिजोरी खोलकर दौलत की पड़ताल करने के लिए आया और तिजोरी में सब सामान सही सलामत पाकर उसे यकीन हो गया कि बाबा के रहते हुए वह सुरक्षित है, तो मेरी दौलत भी सुरक्षित है और मैं भी सुरक्षित हूँ। शहर में दोनों ने धूम मचा दी। कभी जादूगर बने, कभी भिखारी, कभी हकीम बने, तो कभी नगर कोतवाल बनकर लोगों को ठगा। तरह तरह का भेष धारण करके बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली। वह एक बड़ा हाथ मारने की फिराक में थे और उसके बाद उनकी मंशा थी कि वह अपने गांव जाकर परिवार के साथ आराम से जीवन गुजारेंगे। 2 दिन से अपने कमरे में बंद होकर यह मंत्रणा कर रहे थे, आखिर अब कहाँ लंबा हाथ मारा जाए। इसी बीच होटल का मालिक हाँफता काँपता ऊपर आया और बोला, बाबा, आप ठीक तो हैं ना? 2 दिन से दिखाई नहीं दिए, तो हम आपको देखने आ गए। तो बाबा कहने लगे, चले आए, ठीक है। साथ ही यह बताने आए थे कि राजमहल का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो सोहन ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, गुरुजी महाराज 4 दिन से मौन व्रत में हैं। 2 दिन गुजरा है, 2 दिन बाकी हैं। इस बीच ना तो वो किसी से बात करेंगे और ना खाएंगे पिएंगे। यह सुनकर होटल का मालिक चुपचाप नीचे चला गया
और दोनों कमरे में बंद हो गए और थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी का भेष धारण करके निकले। जो मोहन पति बन गया, सोहन पत्नी बना। रोज की तरह होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे राजमहल के उपवन में दोनों पहुंचे। संतरियों को परिचय दिया कि वे पीतल के बर्तन चमकाने की कला में माहिर हैं। यह उनके पत्नी का धंधा है। और पिता दादा परदादा के बारे में बताते हुए उस उद्यान में रखे पीतल, तांबे और चांदी के गमलों की सफाई करने लगे। इत्तेफाक से उसी वक्त राजमाता वहाँ से गुजरी। उन्होंने जब गमलों को इस तरह से इतना चमकते हुए देखा तो वो कारण जानने के लिए उस उद्यान में रखे पीतल, तांबे और चांदी के गमलों की सफाई करने लगे। तो उनसे पूछने लगी कि इनको यह किसने चमका दिया है इतना। तो तभी स्त्री बना जो सोहन था राजमाता के चरणों में लौटकर बोला, आपके हाथ के कंगन की सफाई का मौका दीजिए। उनकी दासी ने उसे डांटते हुए कहा, ये खानदानी कंगन है, यह ऐसे ही रहते हैं। गमलों की चमक को देखते हुए रानी माँ ने जो अपना एक कंगन उतार कर दे दिया और सफाई के बाद जब कंगन उसके हाथ में आया तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने दूसरा कंगन भी उतार कर सफाई के लिए दे दिया। यह खबर राजमहल में अंदर गई। फिर तो रानियां राजकुमारियों में अपने जेवर साफ करवाने की होड़ सी मच गई। सब अपनी अपनी दासियों को जेवर लेकर भेज दी कि जाओ यह खबर जो हमारे जेवरों को साफ करा कर लाओ। इतने सारे जेवर देखकर उन दोनों की तो आंखें चमक उठी। उन दोनों ने एक बड़ा सा पतीला पानी मंगवाया और उसमें पानी भरवा कर सारे जेवर उसमें डाल दिए और फिर पाउडर सा मिलाया जिसमें कि पानी का रंग दूधिया हो गया। अब जेवर नजर नहीं आ रहे थे। तो मोहन पतीले के पानी में हाथ डालकर जेवरों को धोने का उपक्रम करते हुए अपनी जो सबकी आंखें बचाकर जेवर जो सोहन की तरफ दे देता और साड़ियों के बीच में छुपा लेता जो सोहन था और थैले में से जो नकली जेवर रख देता। कभी अगर उसके हाथ में कोई जेवर देखकर कोई दासी चिल्ला पड़ती, ये फलानी रानी का चंद्रहार है, तो वह उसे तुरंत यह कहते हुए देता, यही तो मैं साफ कर रहा था। इस तरह से सबकी आंखों में धूल झोंककर धीरे धीरे उसने पतीले में से लगभग सारे गहने निकालकर थैले में भर लिया। थैला बहुत भारी हो गया और अब मुश्किल यह थी कि दासियों के झुंड के बीच से भारी थैला लेकर जाया कैसे जाए। बस एक तरकीब उन्हें सूझी। उन्होंने दासियों से कहा कि इस पतीले को उठाकर ले जाओ, इसे आग पर चढ़ा देना और हाँ, ध्यान रहे जब तक कि इस पानी में उबाल ना आ जाए जेवर मत निकालना, नहीं तो फिर जेवर काला पड़ जाएगा। दासियां लेकर चली गईं। जो रुक गईं उसे भी किसी न किसी बहाने से अंदर भेज दिया और मौका देखकर वे दोनों भारी थैले को लेकर बाहर आ गए और पहरेदारों से खड़े होकर एक तांगे वाले की मदद से तांगे पर रखकर रफू चक्कर हो गए। राजमहल में ठगी करने के बाद शहर में रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए सब तैयारी करके आए थे। अब वे सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी सारी दौलत को एक बैलगाड़ी पर लादकर झाड़ियों के बीच छुपा दिया था। जेवरों से भरे थैले को लादकर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें ध्यान आया कि होटल वाले की तिजोरी तो खाली करना भूल ही गए। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। थोड़ी देर में झगड़ने के बाद सोहन बोला, यह तो अच्छा हुआ ना कि होटल वाले का भरोसा हम पर बना रह गया। इस शहर में उसने हमें पनाह दी थी, अब कभी फिर हमें आना होगा तो कम से कम वह तो हमें रहने की जगह देगा। यह बात सुनकर मोहन आश्वस्त हुआ और फिर दोनों बैलगाड़ी को हाँकते हुए गांव की तरफ चल पड़े। जब वे लोग शहर से काफ़ी आगे आ गए और उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं है तो एक गांव में रुककर उन्होंने खा पी कर आराम करने की सोची। मोहन सुरेश से बोला, तुम इन चीज़ों की रखवाली करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह नमकीन, रोटी और पानी लेकर आ गया। जो मोहन बोला, मुझे तो लगा था तुम चना चबोना खाकर लेकर आओगे, लेकिन ये रोटियां कहाँ मिल गई। मोहन ने कहा कि एक स्त्री घर के बाहर बैठी बना रही थी, उसी से खरीद लिया। तो सोहन को जो मोहन पर शक हो गया। उसने उसकी नज़र बचाकर रोटी का एक टुकड़ा पास में खड़ा कुत्ता था उसकी तरफ फेंक दिया
कुत्ता रोटी खाकर वहीं ढेर हो गया। अब सोहन को यकीन हो गया कि रोटियों में कुछ मिलाया गया है। उसने रोटी छुपा ली और बेहोशी का नाटक करने लगा। मोहन उसे सोता देखकर कई आवाजें लगाई और जब वह नहीं उठा तो कुटिलता से मुस्कुराया और बैलगाड़ी हाँकते हुए आगे बढ़ गया। मोहन अब आंखों से ओझल हो गया। तब सोहन उठा और अपने गले का जो कीमती हार बेचकर एक घोड़ा खरीद लिया और एक जोड़ी जूते खरीदे और कुछ कपड़े लिए। वह भेष बदलकर बैलगाड़ी का पीछा करने लगा। थोड़ी देर में उसे बैलगाड़ी नजर आ गई। बैलगाड़ी के आगे बढ़कर बीच सड़क पर एक जूता रख दिया और उससे थोड़ा और आगे जाकर उसने उसी तरह का जूता दूसरा रख दिया। घोड़े को जंगल से हाँककर वहीं पेड़ पर चढ़कर छुप गया। इधर मोहन उधर से गुजरा तो उसने जूता देखा तो चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसका जूते का जोड़ा भी नहीं दिखा। जूता बहुत सुंदर था। वह मनो महसूस कर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे दूसरा जूता दिखाई दिया। इतना सुंदर जूता देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह पहला जूता ना उठाने पर अफसोस करते हुए पलटकर देखा तो थोड़ी दूरी पर जूता नजर आ रहा था। वह सोचने लगा, जूते को तो नज़दीक में ही है और बैलगाड़ी भी सामने ही है, बस दौड़कर उठा लाता हूँ। वह जूता उठाने के लिए बैलगाड़ी छोड़कर आगे बढ़ा तो जो सोहन था, जो कि पेड़ पर छुपा हुआ था, झट से नीचे उतरा और बैलगाड़ी को लेकर जंगल में चला गया। मोहन ने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन वह उसे न पकड़ सका और वह समझ गया कि भेष बदले हुए हो ना हो वह सोहन ही है। और इधर सोहन बैलगाड़ी लेकर सीधा अपने गांव पहुंचा। सबसे पहले उसने सारे धन दौलत को एक खेत में बड़ा सा खड्डा खोदकर दबा दिया। उसके बाद पत्नी के पास जाकर सारी बातें समझाई और गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर उसने फिर एक बड़ा सा खड्डा खोदा, उसे घास फूस से छिपा दिया और उसी के अंदर रहने लगा। अब इधर मोहन जंगल में भटकता हुआ किसी तरह से पैदल कई दिनों के बाद गांव पहुंचा और सीधा सोहन के घर गया तो उसकी पत्नी से पूछा कि सोहन आ गया है। तो वह बस फिर क्या था, उसकी पत्नी तो छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि वह आप ही के साथ तो गए थे, आपने कहाँ छोड़ दिया मेरे पति को, आपने क्या कर दिया उनको। इतना चीखने चिल्लाने लगी कि अड़ोस पड़ोस के लोग जुट गए। मोहन को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन उसके मन में शक बना रहा। इसलिए वह सोहन की पत्नी पर नज़र रखने लगा और उसने गौर किया कि शाम को सोहन की पत्नी खाना और पानी लेकर बीहड़ की तरफ जाती है। एक दिन उसके पीछे गया और उसका शक था जो सही निकला। वह सोहन के लिए खाना लेकर खड्डे के पास पहुंची और झाड़ियों में छुपाए हुए बाल्टी में रखकर एक एक रस्सी के सहारे नीचे लटका दिया। फिर घर व परिवार की बातें की और बस फिर दूसरे दिन जो मोहन था वह साड़ी पहनकर खुद खाना और पानी लेकर पहुंचा और उसी तरह बाल्टी में रखकर उसने जैसे ही लटकाया, अंदर से सोहन ने कहा, आज तो जल्दी आ गई। उसकी पत्नी की आवाज़ में मोहन बोला, एक समय तो तुम खाते हो तो सोचा कि आज पहले ही दे दूं, लेकिन तू घूंघट किससे कर रही है? सोहन ने ऊपर देखते हुए पूछा। तो उसने कहा कि इसलिए कि ताऊ जी रास्ते में मिल गए थे। तो मोहन बोला, अच्छा आज जल्दी कर, घर जाऊंगी, मुन्ना बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। चुन्नू को भी कॉपी किताब के लिए पैसे चाहिए, माँ आने वाली है, कुछ पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन जो सोहन बोला, मैं तो तुम्हें काफ़ी पैसे देकर आया था। तो वह कहने लगा, मोहन जो कि उसकी पत्नी बना हुआ था, सब खर्च हो गए जी, इतनी दौलत है फिर भी आप तो एक एक पैसे का हिसाब लेते हो, बताते हैं कि सारी दौलत कहाँ है या मैं चली जाऊं। उसकी पत्नी बना जो मोहन गुस्से से बोला तो पत्नी की नाराज़गी से डरकर सोहन ने गुप्त जगह के बारे में बता दिया और कहा कि बहुत कम ही निकालना, माँ के सामने ज़्यादा दिखावा मत करना। कुछ घंटे के बाद जब सोहन की पत्नी खाना लेकर आई तब सोहन चौंक कर बोला, तुम अभी तो 1 घंटा पहले आई थी, फिर आ गई। पत्नी से कहा, नहीं जी, मैं कहाँ आई थी। उसका इतना कहते ही सोहन का माथा ठनका। वह सब समझ गया। उसने जल्दी से रस्सी दो और मुझे बाहर निकालो, और निकालते हुए खेतों की तरफ भागा।
मगर तब तक मोहन अपना काम कर चुका था। सोहन मोहन के घर की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो नज़ारा बदला हुआ था। जो मोहन की पत्नी, जो मोहन के शव के पास बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, बोलती जा रही थी, अभी तो ठीक ठाक थे, मुझसे खाना मांगा, मैं खाना लेकर आई थी और ये पर लोग सिधार चुके हैं। सोहन हैरान सा रह गया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा कुल बुलाने लगा। उसने कहा, गांव वालों को बुलाते हैं। तो मोहन की पत्नी बोली, नहीं नहीं भैया जी, मैं गांव वालों को नहीं बुलाना चाहती, हमारी खुशहाली से सब चिढ़ते हैं, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, वही इनका क्रियाकर्म करेंगे। लेकिन सोहन ने यह खबर गांव वालों को दे दी। दरवाजे पर भीड़ जुट गई। अब मोहन की पत्नी रोकती रही, लेकिन उसकी एक न चली और जल्दी जल्दी में सब लोग शव को लेकर शमशान घाट के लिए निकल गए। शमशान घाट पर सोहन ने मोहन के शव को चिता पर लेटाने के बाद गांव वालों से कहा, आप लोग सब घर जाएं और मुझे थोड़ी देर मेरे दोस्त के साथ अकेला छोड़ दें। यह मेरा बचपन का और बहुत जिगरी दोस्त है, मैं इसके साथ आखिरी बार अकेले समय गुजारना चाहता हूँ। उसकी यह करुण गुहार सुनकर गांव वाले उसे अकेला छोड़कर जाने लगे। 2-4 लोग जो रुक गए थे, वे भी अंतिम संस्कार में देर होती देखकर वहाँ से निकल गए। सोहन ने मोहन को उठाने की पूरी कोशिश की। जब वह नहीं उठा तो उसे पास के खेत में ले जाकर घसीटने लगा। जो मोहन लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने अपनी जबान न खोली। तब सोहन ने उसे चिता पर डालते हुए अंतिम कोशिश करते हुए कहा, मैं आग लगाने जा रहा हूँ, चिता को अग्नि दे दूंगा। और वह जाकर एक तरफ छुप गया। उसी बीच एक चोर ढेर सारी चोरी की दौलत लेकर वहाँ पर आया और बैठकर अपने धन का बंटवारा करने लगे। जो चोर थे बैठकर बंटवारा कर रहे थे, तभी मोहन के मन में सोहन की बात चुभ गई। उसे डर हुआ कि कहीं सचमुच में जो सोहन है वह चिता को अग्नि न दे दे। वह उठकर बैठ गया। चिता पर एक लहूलुहान मुर्दे को उठकर बैठे देखकर सारे चोर डरकर भूत भूत चिल्लाते हुए भाग गए। अब जो सोहन मोहन के सामने आकर बोला, मेरे दोस्त मोहन, हम दोनों दुनिया को भले ठग लें, एक दूसरे को नहीं ठग सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हमने बहुत धन जमा कर लिया और ऊपर वाले की दया से इतना और मिल गया। अब यह लुक्का छुपी का खेल छोड़ सारे धन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें, अपनी जिंदगी सुखपूर्वक गुजारेंगे। मोहन को सोहन की बात अच्छी लगी। दोनों सहमत होकर वहाँ पर बिखरी असरफियों और जेवरों को समेटने लगे और समेट कर घर की ओर जाने के लिए आगे बढ़े। तो मोहन ने सोहन की धन की गठड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़े, चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गोली मार देने की वार्निंग देने लगे। दोनों रुक गए। उन्होंने ठगी तो बहुत की थी, पर इस तरह के हालात का सामना नहीं किया था। दोनों बुरी तरह घबरा गए और पकड़े गए। उनकी जमकर पिटाई हुई और सवाल पर सवाल दागे जाने लगे। पुलिस उन्हें वह चोर समझ रही थी जिनके धन के साथ वे पकड़े गए थे। इन दोनों ने तो अपने गांव के लोगों के साथ ठगी ही नहीं की थी, उन चारों ने गांव वालों पर इतना कहर बरपाया था कि लोग त्राही त्राही करने लगे थे। अब उनका सारा पाप दौलत के साथ इन लोगों के माथे पर चला आया। थानेदार ने बार बार पिटाई करके बाकी के साथी चोरों का और माल कहाँ है उनके द्वारा की गई हत्याओं के बारे में पूछती रही, तो दोनों ने इस बात से अनजान थे कि कैसे बताते। अंत में केस चला और दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई। इधर गांव वालों को जब दोनों की करतूत का पता चला तो वे लोग बहुत नाराज हुए। उन लोगों ने दोनों के परिवार को गांव से निकाल दिया। दोनों परिवार अपने अपने गांव से निकलकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर जाकर रहने लगे। तो रास्ते में उनकी मुलाकात हुई और दोनों दुखियारे मिलकर दोनों झोपड़ी बनाई और साथ रहने लगे तथा वहीं पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बीते थे कि गांव में भयंकर महामारी फैली। गांव के लोग उसकी चपेट में आकर असमय काल के गाल में समाने लगे। शहर से डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज के लिए आई, पर गांव में किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण उनसे जो बन पड़ा किया और सब वापस चले गए। लेकिन एक युवा डॉक्टर, जिन्हें गांव वालों की हालत को देखकर हमदर्दी हो गई थी, रुक गया। उसने गांव के बाहर की खाली जमीन पर अपने खर्चे से एक छोटा सा अस्पताल और एक प्रयोगशाला बनाने की सोची।
जिससे गांव वालों का समुचित इलाज करते हुए उस बीमारी पर रिसर्च कर सके। अस्पताल की नींव के लिए की गई खुदाई में इतना धन निकला जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। गांव वाले खुशी से झूम उठे और उनका तो जो कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार कहते, तो कुछ लोगों का मानना था कि डॉक्टर की अच्छी नीयत की वजह से यह धन डॉक्टर साहब की देख रेख में आधुनिक सुख सुविधा युक्त खूब बड़ा सा अस्पताल बना। डॉक्टर स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर भी बन गए। उसके बाद जो धन बच गया उसे एक बेहतरीन स्कूल बनवाया गया, पक्की सड़कें बन गई, गांव में खुशहाली छा गई। समय बीतने लगा। मोहन और सोहन ने उम्र कैद की सजा 14 साल काटकर 15 साल 9 महीने काफ़ी दिन तक उन्होंने अपनी सजा काटी, क्योंकि वे लोग जेल में भी ठगी से बाज नहीं आते थे। कभी किसी का खाना ठग लेते तो कभी कोई और चीज़, जिससे मारपीट हो जाती। एक बार तो जेलर कोई उल्लू बनाकर भागने की फिराक में थे। इस कारण से उन लोगों पर जुर्माना लगता और जुर्माना न देने की वजह से 2 महीने 4 महीने की सज़ा में बढ़ोतरी हो जाती। इस तरह से जब 15 साल 9 महीने की सज़ा काट कर बाहर आए तो सीधे भागे वहीं जहाँ सारी धन दौलत को दबा कर रखे थे। वहाँ पर बदलाव और विकास देखकर वे अचंभे में थे कि गांव के ही मंगत राय जो उन्हें मिल गए। थोड़ा पूछताछ में उन्होंने दोनों को पहचान लिया। मंगत राय ने उन्हें बदलाव की सारी कहानी बताई। उन्होंने यह भी बताया कि सोहन का बड़ा बेटा विशाल यहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर है और गांव वालों का मुफ्त में इलाज करता है, और मोहन की बिटिया स्कूल की टीचर है। बच्चों के साथ साथ हम बड़कन को भी पढ़ाती है। तुम्हारे बच्चों ने गांव वालों के लिए इतना कुछ किया है कि गांव वालों ने तुम दोनों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की तरफ देखकर सोचा, हमने गुनाह तो किया था लेकिन गांव वालों को तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर अचानक से जैसे मंगत राय को कुछ याद आया। उसने कहा, ऐसा लगता है अभी अभी जेल से छूट कर आ रहे हो क्या? उनके हाँ में सिर हिलाते ही हक से बोले, तो घर जाओ ना, यहाँ खड़े खड़े क्या बतिया रहे हो? कहते हुए वह आगे बढ़ गए। मोहन ने सोहन की तरफ देखा और कहा, हमने तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर हमारे धन का यह इतना अच्छा उपयोग कैसे हो गया? सोहन बोला, मेरे भाई, हमने अपने आश्रय देने वाली बूढ़ी माई और होटल मालिक को नहीं लूटा। शायद इसलिए शायद हमारे बच्चों की अच्छाई का फल है। ऐसा लगता है ईश्वर ने हमारे बुरे कर्मों को इकट्ठा किए गए धन को इस पुण्य के कार्य में लगाकर हमें माफ़ करके सत्य की राह पर चलने का मौका दिया है। दोनों ने ऊपर की तरफ देखते हुए एक साथ कहा और अपने अपने घर की राह पर बढ़ गए। दोस्तों, उन्हें अपने किए का अब पछतावा हो रहा था और उन्हें अच्छे से समझ आ गई थी कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।